Hi and welcome to the discrete structure or the discrete maths. Last topic of the chapter 13 ट्यूरिंग मशीन्स इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे. 13.5 को हम दो सेशन पर सेपरेट रखेंगे ताकि ट्यूरिंग मशीन को समझना और जो एडवांस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसे समझना हमारे लिए आसान हो. तो रिलेटेड तमाम प्रीवियसली वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. फहद हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है. विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है. जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं. तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें पर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें. वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तो ट्यूरिंग मशीन को समझने से पहले हमें लास्ट टॉपिक को रिकॉल करना ज़रूरी है जहाँ पर हमने दो स्टैंडर्ड टाइप्स की मशीन्स देखे, यानी पुश डाउन ऑटोमेटन देखा और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन देखा कि वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस थी और इस रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ऐसे पावरफुल मशीन की ज़रूरत थी जो मज़ीद एफिशिएंसी के साथ जो लैंग्वेजेस है उसे रिकॉग्नाइज कर सके. तो पुश डाउन ऑटोमेटन के अंदर हमने देखा था कि जब हमें, क्योंकि ये स्टैक को यूज़ करता है तो इसमें मेमोरी जो है अनलिमिटेड होती है, तो बिहाफ ऑफ दिस मैं 0 to power 1 एंड 1 to power n को सॉल्व कर पा रहा था. लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी मोर देन 2 होती, यानी 0 to power 1 एंड 1 to power n एंड 2 to power n होती, तो वो इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था. तो इस लैकनेस को ओवरकम को रिजॉल्व करने के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन जो है वो ग्राउंड पर आता है और वो इस लिमिटेशंस को ओवरकम करता है. और वो ये कहता है कि मैं 0 to power n 1 to power n एंड 2 to power n को सॉल्व तो कर पाऊंगा, लेकिन वो ग्रामर या वो जनरेटेड लैंग्वेज जो फ्रेज स्ट्रक्चर से हो रही है मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो ये इसमें जो है लेकनेस मौजूद थी और इस लेकनेस को ख़त्म करने के लिए ट्यूरिंग मशीन जो है वो ग्राउंड पर आती है और वो ये कहती है कि ये एक पावरफुल मशीन है और आप किसी भी तरह की लैंग्वेज जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर ही वो क्यों ना हो, तो वो उसको ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा बल्कि उसके बिहाफ पर उसके पैटर्न को भी मैच करके देगा. तो दैट्स इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब हम आते हैं ट्यूरिंग मशीन के बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली है क्या और उसे बनाने का मकसद क्या था. तो एलन मैथिसन ट्यूरिंग, दैट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और मैं समझता हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि मैथ्स में एक आउटस्टैंडिंग इफेक्ट था. यही वजह है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर इसे कंप्यूटर साइंस का फादर भी कहा जाता है. तो इन्होंने बहुत कम ज़िंदगी जो है वो इस ज़मीन पर गुजारी, लेकिन इन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर एक ऐसा बैकबोन दिया कंप्यूटर साइंस को जो आज तक इस्तेमाल होने वाले जितने भी जदीद मशीन्स हैं उन पे ये यूज़फुल मैनर पर इनकी लॉजिक अभी तक इस्तेमाल होती है. सो इनफॉर्मली अ ट्यूरिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट विच एट एनी स्टेप is in one of the finitely many different states together with a tape infinite in both direction which is divided into a cell. Which mean जब आप एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं तो ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो टेप पर बेस करता है. अगर आप इस इमेज को देखें, दिस वन, तो इस बॉक्सेस वाले कंप्लीट लाइन को कहा जाता है कि ये एक टेप है. ठीक है, और इस टेप पर अगर आप इस टॉप पर देखें तो ये जो बॉक्स है इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है. कंट्रोल यूनिट का मतलब ये है कि ये हमारे मशीन्स के, या अगर आप इसको ट्रांजिशन ग्राफ के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो जिस तरह से आप स्टेट को चेंज करते हैं इसी तरह कंट्रोल यूनिट इस स्टेट की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा होगा. एडिशनली यहाँ पर बोथ डायरेक्शंस का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है ये टेप जो है वो बोथ डायरेक्शन में मूव हो सकता है, यानी लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है. एंड वन मोर थिंग कि अभी तक हमने जितनी मशीन्स यूज़ की हैं उसमें हम एक वक्त में एक ही काम किया करते थे, या तो रीड कर सकते थे या राइट, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ परफॉर्म करके देगा, यानी हम रीड भी कर सकेंगे और राइट भी कर सकेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट ट्यूरिंग मशीन हैव रीड एंड राइट द कैपेबिलिटीज ऑन द टेप एज द कंट्रोल यूनिट मूव्स बैक्स एंड फोर्थ अलॉन्ग विद द टेप. यानी ये जब ये मूव हो रहा होगा लेफ्ट और राइट की तरफ तो मैं इसमें रीड भी करवा सकूंगा और राइट भी करवा सकूंगा, चेंजिंग स्टेट डिपेंडिंग ऑन द टेप सिम्बल्स रीड. यानी जो सिम्बल्स को या जिस नंबर्स को या जिस अल्फ़ाबेट को आप रीड करवाना चाह रहे होंगे उस बिहाफ से इसके स्टेट्स भी चेंज होते रहेंगे. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आएगा. द थर्ड वन, ट्यूरिंग मशीन आर मोर पावरफुल दैन फाइनाइट स्टेट मशीन्स बिकॉज दे इंक्लूड एडिशनल मेमोरी कैपेबिलिटीज़. तो इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो स्ट्रांगली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फाइनाइट स्टेट मशीन. यही वजह है कि ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ की मशीन्स कहा जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्यूरिंग मशीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट or most journal model of the computation. Essentially they can do whatever a computer can do. इस पॉइंट के बिहाफ पर एलन ट्यूरिंग की जो वर्किंग थी वो उसको स्ट्रेंथफुल मैनर देती है, क्योंकि एलन ट्यूरिंग का जो मकसद था कंप्यूटेशनल मॉडल बनाने का, जिसके बेस पर उन्होंने वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एगमेगा कोड्स थे
उसे क्रैक करना बताया या क्रैक करने का मॉडल पेश किया, जिसके बेस पर जो जर्मन अपने कम्युनिकेशंस बिल्ड करते थे, तो उसके ज़रिए से जो सिक्योरिटी कोड्स वो शेयर करते थे, उसके ज़रिए इस मशीन के ज़रिए से उन्होंने क्या किया, उसे डिकोड करवाया। तो इस बेस पर जब इन्हें कंप्यूटर का गॉडफादर कहा जाता है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी या स्ट्रिंग है या मॉडल है, वो अगर ट्यूरिंग मशीन से सक्सेसफुली पास हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक डिजिटल कंप्यूटर में भी पास होगी। और कोई भी मॉडल या जानवर जब डिजिटल कंप्यूटर पे यूज़फुल मैनर पर मूव होता है या उसके मॉडल्स की वर्किंग होती है, वो यकीनी तौर पर ट्यूरिंग मशीन पर भी हो सकेगी। और ये मॉडल्स या ये जो थीसिस है इनका या थ्योरम के बेस पर जो बाद में प्रूव हुआ, वो आज तक अलाइव है। और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें एलन ट्यूरिंग के ये इफेक्ट को माना जाता है। तो ये तो बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया एलन ट्यूरिंग के कि मशीन्स किस तरह से होती है, ट्यूरिंग मशीन, और वो किस तरह से वर्क करती है। अब अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एक ट्यूरिंग मशीन 4 बेसिक पैरामीटर पर बेस करती है। द कैपिटल एस विच मीन द फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेट्स, एंड आई where I is containing the blank symbols and alphabets। यहाँ पर एडिशनली एक ब्लैंक सिंबल भी आ गया, जबकि अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि जिसके ज़रिए लैंग्वेज बन रही है। फॉर एग्जांपल A B से बनाना चाह रहे हैं आप, 0 1 से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या 0 1 2 के ज़रिए से बनाना चाह रहे हैं, यानी जितने भी काउंट्स मौजूद हैं वो उसमें मौजूद होगा। एडिशनली इसमें B भी होगा, P जो है वो ब्लैंक के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये एडिशनल ट्यूरिंग मशीन पे चीज़ है। जबकि F यहाँ पर पार्शियल फंक्शन कहलाता है, फिर पार्शियल फंक्शन F फ्रॉम S मल्टीप्लाई बाय I टू S मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट और राइट, यानी जब हम टेप को मूव करते हैं तो लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो वो वैल्यूज भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। एंड स्टार्टिंग स्टेट S नॉट जो कि लास्ट में मौजूद है। सो दिस इज अ बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। जब एक ट्यूरिंग मशीन बनेगी तो ये 4 चीज़ों को स्पेशली यूज़ करेगी। फॉर द सम स्टेट एंड सिम्बल्स, यानी जिस स्टेट पर आप मौजूद हैं, जिस सिम्बल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेयर। द पार्शियल फंक्शन F may be undefined, but for a pair which it is defined, there is a unique state symbol and direction, ठीक है, ट्रिपल एसोसिएशन टू दिस पेयर। यानी जब आप एक स्टेट एंड सिम्बल्स के पेयर को यूज़ करते हैं पार्शियल फंक्शंस में, F के लिए पार्शियल फंक्शन के, तो जब आप स्टेट चेंज करोगे तो 3 चीज़ें आपको पता चलेंगी। यानी आपने स्टेट चेंज किया, उस स्टेट के ज़रिए से आप कोई सिम्बल्स वहाँ पे जनरेट करवाना चाह रहे होंगे, और साथ ही साथ थर्ड चीज़ यहाँ पे डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप उस टेप्स पे रहते हुए जो कंट्रोल यूनिट है उसके ज़रिए आप लेफ्ट मूव कर रहे हो या राइट मूव कर रहे हो फर्दर। तो यही वजह है कि यहाँ पर तीसरी वैल्यूज़ डायरेक्शन की भी आई। द नेक्स्ट पॉइंट, द 5 ट्रिपल्स corresponding to the partial function in the definition of a Turing machine are called the transaction rule of the machine। यानी जब आप ट्यूरिंग मशीन के अंदर पार्शियल फंक्शंस की डेफिनेशन को, पार्शियल फंक्शंस के लिए काम करते हैं, तो ट्यूरिंग मशीन की जो डेफिनेशन है वो 5 ट्रिपल्स पे कन्वर्ट होती है, और उसे हम ट्रांजेक्शन रूल्स कहते हैं फॉर द मशीन। सो क्या है ये? एट ईच स्टेप द कंट्रोल यूनिट रीड द करंट टेप सिम्बल्स X। कंट्रोल यूनिट वो है जो ये बॉक्स के फॉर्म पर मौजूद है टॉप पर। So if the control unit is in the state of S, and if the partial function F is defined for the pair S of X with F of Sx is equal to S bar, X bar and D bar, the control units are these। यानी अगर हमारे पास एक पार्शियल फंक्शन पेयर पे S, X के फॉर्म पे मौजूद है, तो जब मैं उसे पार्शियल फंक्शंस के स्टेट पे लेके जाऊंगा तो F of X एज अ इनपुट इस्तेमाल करते हुए वो मुझे ये 3 वैल्यूज देगा, यानी S बार, X बार और D। तो ये जो S बार है वो इंटर द स्टेट्स वैल्यूज है, ठीक है, जबकि जो X बार है राइट द सिंबल्स ऑफ X बार इन द करंट सेल्स इरेजिंग X। यानी जिस जगह पर मैं नई वैल्यूज को शो करवाना चाह रहा हूँ तो वो क्या करेगा, प्रीवियस वाले को रेस करेगा और नए सिंबल यानी X बार को वहाँ पे प्लेस कर देगा। मूविंग राइट 1 सेल्स इफ D इक्वल टू R, और मूव लेफ्ट 1 सेल इफ D इक्वल टू L। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी इन तीनों जो ट्रांजेक्शंस रूल है इसके ज़रिए से बताया जा रहा है कि अगर ये टेप है और यहाँ पर कोई वैल्यूज़ मौजूद है, तो जो वैल्यूज़ X मौजूद थी मैंने उसको चेंज करके X बार किया, ठीक है, स्टेट वैल्यूज़ चेंज हुई, और उसके बाद जो हमारा यहाँ कंट्रोल यूनिट मौजूद है उस कंट्रोल यूनिट के आगे आने वाले वैल्यूज़ के बिहाफ पर डिसीजन लिया जा रहा है कि इसे राइट जाना है या फिर इसे लेफ्ट जाना है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के बिहाफ पे। ये अभी तीनों चीज़ें हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। So the step is written as a 5 tuples and this form, yani Sx as an input, S bar, X bar and D will be the output in the form of the moving or the changing the states. The Turing machine are defined by specifying a set of the such 5 tuples if the partial function f is defined for the pair of Sx and T with halt, yani T जो है वो halt के लिए इस्तेमाल होगा। तो at the beginning of the operation
अ ट्यूरिंग मशीन एज्यूम टू बी इन एन इनिशियल स्टेट, ज़ाहिर सी बात है जब ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट की जा रही है तो हम एज्यूम यही करेंगे कि जो हमारी मशीन है वो इनिशियल एस नॉट स्टेट में मौजूद है, एंड टू बी पोजीशनड ओवर द लेफ्ट मोस्ट नॉन ब्लैंक सिंबल्स ऑफ द टेप, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द मशीन। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस पे लेफ्ट मोस्ट पे मौजूद होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही उसकी इनिशियल स्टेज होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को जो भी हमने देखा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें क्वेश्चन कहा गया कि एक ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करें जो लैंग्वेज जनरेट करेगी 0 to power n, 1 to power n एंड 2 to power n, यानी 3 नंबर्स की nth वैल्यूज, जबकि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँ तो एक स्ट्रिंग बन सकती है, n की वैल्यू 3 के लिए बन सकती है, 4 एंड सो ऑन। तो हम एक पे ट्राई कर रहे हैं, इससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो जब मैंने 2 लिया तो बिहाफ ऑफ दिस मैं 2 times 0, 2 times 1 एंड 2 times 2 के लिए ट्यूरिंग मशीन जनरेट कर रहा हूँ। आप डिफरेंट नंबर्स ऑफ द वैल्यूज रख सकते हैं। अब हमने जब 00, 11 एंड 22 रखा तो इस तरह से ये टेप बन गया। अच्छा, अब टेप बनाने के बाद ये आपको देखना होगा कि आप ब्लैंक के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करें। नॉर्मली ब्लैंक के लिए बी भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर एक्स इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे भी कुछ सेल मौजूद हैं और यहाँ पर इनिशियली क्रॉस मौजूद होगा और राइट साइड में भी क्रॉस एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट टेप एक मौजूद है और इसका कंट्रोल यूनिट, पहले तो हमने क्वेश्चंस को पैटर्न कर लिया कि 2 times 0, 2 times 1 एंड 2 times 2 है, जबकि क्रॉस को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जो इनिशियल टेप है कंट्रोल यूनिट है, उस कंट्रोल यूनिट को फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट यानी जो लेफ्ट वैल्यूज है उस पर दिखाया गया, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, इस कंट्रोल यूनिट को फर्स्ट हमने 0 पे रखा। तो अब अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन हमने क्या किया था, s को x बार में कन्वर्ट किया था। तो वो वेरिएबल तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं जब मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा a में। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस 0 को a में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट आगे की तरफ जाएगा। जैसे ही वो आगे जाएगा तो पहले सोल्यूशन में ये तरीका होता है कि इक्वल नंबर ऑफ दी पैटर्न्स हमें देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 0 है, फिर 2 1 है और 2 2 है, तो हमेशा जो कंट्रोल यूनिट होगा वो पहले ये देखेगा, उसके बाद वो सेकंड टाइम पे 1 को भी 1 टाइम लेना चाहेगा और फिर 2 को 1 टाइम लेगा। जब ये चीज़ हो जाएगी तब वो वापस आएगा और अब देखेगा कि कौन से 0 रह गए, फिर अब ये 1 0 करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर सेकंड 1 करेगा और उसके बाद आगे जाके सेकंड 2 करेगा। इसी तरह से वो मैचिंग करेगा और कहीं पे भी बैलेंस आउट होगा तो ट्यूरिंग मशीन उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमने 0 को a में कन्वर्ट किया। अब ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट था वो मूव होकर 0 की तरफ आया, लेकिन 0 के पास आने के बाद उसे ये पता चला कि मैं तो 1 एक दफ़ा कर चुका हूँ, मुझे 0 की तलाश नहीं है बल्कि मुझे अब 1 की तलाश है। तो अब जो हमारा टेप था वो कहाँ मूव हुआ, राइट की तरफ। ठीक है, यहाँ से वो राइट की तरफ गया। जैसे वो राइट की तरफ गया तो उसको फर्स्ट 1 मिल गया। तो फर्स्ट 1 को हम क्या कर रहे हैं, इसे मूव कर रहे हैं a में, डबल 1 के लिए b यूज़ कर रहे हैं और डबल 2 के लिए c अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये 1 मिला, क्योंकि ये फर्स्ट 1 है तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया b में। दैट्स गुड। अब हमारा जो कंट्रोल यूनिट था वो आगे की तरफ जाएगा, तो उसे दोबारा क्या मिल गया, 1, क्योंकि तो 1 तो हम कर चुके हैं और 0 भी कर चुके हैं। तो ये टेप अब दोबारा राइट की तरफ जाएगा। जैसे राइट गया तो उसे फर्स्ट क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो जैसे उसे फर्स्ट 2 मिला तो अब ये 2 क्या करेगा, c में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने c में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इस स्टेज तक 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2 मुझे मिल चुका है। टेप आगे की तरफ गया। जैसे टेप आगे गया तो आगे जाने के बाद उसे 2 वापस मिल गया। अब उसकी जो मेमोरी है उसमें ये उसको पता है कि 1 0, 1 1 एंड 1 2 हो चुका है। अब ये मजीद अगर आगे जाता है राइट, तो इसे क्या मिलता है यहाँ पर, ब्लैंक। तो अब इसे क्या करना होगा, बैक जाना होगा। ठीक है, वो बैक यहाँ पर गया। यहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि ये c अल्फ़ाबेट है, तो c के लिए मुझे मजीद क्या करना होगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाने के बाद उसे 1 मिला, क्योंकि 1 ऑलरेडी मौजूद है, उसे तलाश किसकी है, 0 की, तो वो बैक जाएगा। फिर बैक पे भी उसे b मिला, फिर उसके बैक गया। ठीक है, फिर उसके बाद भी वो बैक जाएगा ए पे जाते ही उसे ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर फर्स्ट 0 था जो कन्वर्ट हो चुका था। अब इसके आगे जो हमारे पास 0 मौजूद है मुझे उसे ऐड करना है और उसे रिप्लेस करना है। जैसे इसे 0 मिला उसने इसे डबल a में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वो स्टेज है इनिशियली इस पैटर्न के मुताबिक ट्यूरिंग मशीन के, जहाँ पर डबल 0 ड्राइव्ड हो चुका है। ठीक है, सेम लॉजिक जो अभी हमने इस पार्ट में इस्तेमाल की है। अब ये आगे की तरफ गया, फर्स्ट भी ऑलरेडी कन्वर्ट है, आगे जाऊंगा, एक और 1 मिला। अब इससे आगे नहीं जा सकता, ना ही पीछे जा सकता हूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन द लॉजिक मुझे यहाँ 1 मिल चुका है, इसे मैंने b कन्वर्ट किया। ये वो स्टेज है जहाँ पर 0 0 और 1 1 कन्वर्टेड हो चुके हैं। अब c पर पहुंचा। c के बाद जैसे आगे जाऊंगा तो मुझे डबल 2 वैल्यूज मिल गई और ये 2 कन्वर्ट होकर डबल c में मिल जाएगी। अब ये वो स्टेज है जहाँ पर तमाम वैल्यूज कन्वर्ट हो चुकी है
और उसके दोनों साइड पे क्या मौजूद है, एक्स यानी ब्लैंक सिंबल मौजूद है। तो अब ट्यूरिंग मशीन का टेप जो है वो बार बार मूव होते हुए चेक करता रहेगा कि क्या कोई ब्लैंक स्पेस जो बैलेंस को आउट तो नहीं कर रही, यानी 3 टाइम 0, 2 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2 तो मौजूद नहीं है, या वो इस चीज़ को मैच करेगी अकॉर्डिंग टू द ट्यूरिंग लॉजिक्स कि वो लैंग्वेज जो मुझे दी गई थी 00, 11 एंड 22 क्या वो रिकॉग्नाइज हो पा रही है। और जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज मैनर पर तमाम अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं सेम काउंट के साथ जो आपके लैंग्वेज की थी, एंड दैट्स मीन योर प्रॉब्लम इज solved by the Turing machine where the language is 0 to power n, 1 to power n and 2 to power n, hence proved। इसी ट्यूरिंग मशीन को हम ट्रांजिशन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि जिस तरह से ये ट्यूरिंग मशीन इस सिंबॉलिकली सेल्स पर या टेप पर बेस कर रही है, तो इसकी डायग्रामेटिक व्यू पे ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बन सकती है। तो सेम प्रॉब्लम की ट्रांजिशन डायग्राम बनाई गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इनिशियल स्टेज Q0 था, हमारी लैंग्वेज थी 00, 11 एंड 22, ठीक है। तो इनिशियली मैं अगर Q0 की बात करूं तो मैंने एक 0 किया, और 0 को अगर मैं इनपुट कहूं तो A उसका आउटपुट है क्योंकि 0 को हम A में कन्वर्ट कर रहे थे, और उसके बाद मूव कहाँ हो रहे थे, राइट पे, ठीक है जी, राइट पे आए। राइट पर आने के बाद सेल्फ लूप में दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ब्लैंक हो तो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के ब्लैंक को ब्लैंक ही रखो और कहाँ मूव कर जाओ, राइट पे, यानी लेफ्ट पे अगर ब्लैंक है, क्योंकि जब टेप को आप मूव करोगे फॉरवर्ड तो क्या होगा, लास्ट में आपको ब्लैंक मिलेगा, तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और राइट पे मूव होते रहना है, ठीक है। अब सेल्फ मूव में यहाँ कहा गया कि फर्स्ट 0 जब मुझे मिल गया और उसी के आगे सेकंड 0 भी मिल रहा है, तो मुझे सेकंड 0 को नहीं देखना है बल्कि क्या करना है, आगे वाले 1 को देखना है। तो 0 को 0 ही रहने दो और कहाँ मूव हो जाओ, राइट पे। तो अभी मैं मजीद राइट पे गया, तो जैसे राइट पे गया तो अब यहाँ पहुंच गया मैं 1 पे, तो देखो मैंने यही किया, 1 को B में कन्वर्ट करो, राइट चले जाओ, ठीक है। सेम लॉजिक जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की थी बता दिया कि अगर C मिले तो C को C ही रखो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दफ़ा C2 वैल्यू C पे कन्वर्ट हो जाए, तो जब सेकंड डाइवर्स करते हुए मैं आऊँगा तो एक C ऑलरेडी मौजूद होगा, तो वो C अगर पहली दफ़ा मौजूद है तो C को C ही रखो और मजीद राइट पे जाओ, और अगर 1 मौजूद है तो 1 को 1 ही रखो। अब थर्ड वाले नंबर की बारी है जो फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा होगा C, तो अगर C मिलता है तो C को C रखो और लेफ्ट पे चले जाओ क्योंकि C का खत्म हो जाएगा। और लास्ट जो Q3 है उसमें मैंने सेम लॉजिक के मुताबिक वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया है जैसे मैंने इन दोनों पे किया था। अब Q3 तक वो स्टेज है जिसमें अगर मैं इस नंबर की बात करूं कि ये A हो चुका है, फिर 0 है, फिर B हो चुका है, फिर 1 है, फिर C हो चुका है, फिर 2 है, यानी Q3 तक इस स्टेज तक ये चीज़ बन चुकी है। अब मुझे वही स्टेप दोबारा रिपीट करना होगा इस 0, इस 1 और इस 2 को एंटरटेन करने के लिए। यही वजह है कि मैंने Q3 से एक एज बनाई और कहा कि A अगर मौजूद है तो A को A ही रखो और कहाँ चले जाओ, राइट पे चले जाओ। और दोबारा से मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, Q0। तो ये स्टेज होते रहेंगे। जब ये भी कन्वर्ट हो जाएगा A में और ये कन्वर्ट हो जाएगा B में और ये C में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एंड हो गई, यानी ये कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई। अब मुझे एक डेट्स एरिया चाहिए होगा जहाँ पर मैं ये बता सकूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से मैं आउट हो जाऊँगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सारे जब हो चुके हैं तो अब Q0 से मैं Q4 की तरफ आऊँगा। मैंने कहा कि ब्लैंक मौजूद है तो ब्लैंक ही रखो और राइट पे चले जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें ब्लैंक मिले तो ब्लैंक रखो और राइट पे जाओ, C मिले तो C ही रखो, यानी किसी चीज़ को चेंज नहीं करो, देखो। और कहाँ चले जाओ, Q5 में, और Q5 पे जाओ तो अगर कहीं पे ब्लैंक मौजूद है, ठीक है, सॉरी ये B है, ठीक है, ब्लैंक के लिए तो मैंने X इस्तेमाल किया अल्फ़ाबेट, तो B का मतलब है 1 की बात हो रही है। और जहाँ ब्लैंक मिले उसको ब्लैंक ही रखो और राइट पे चले जाओ, यानी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। और Q5 हमारा वो स्टेज होगा जिसके जरिए से हमारी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो जाएगी, रीड हो जाएगी, और इस तरह से ट्रांजिशन डायग्राम सेम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो चुका है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि एक ट्यूरिंग मशीन किस तरह से बनाई जाती है इन अ फॉर्म ऑफ द टेप एंड कंट्रोल यूनिट, और उसी चीज़ को हम ट्रांजिशन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स की या वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स का मतलब ये है कि उसमें किसी तरह के पैरामीटर्स को चेंज करके उसके इफ़ेक्ट्स को या उसके यूजफुल मैनर को मज़ीद कैसे बूस्टअप किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सिंपल एक ट्यूरिंग मशीन है उसमें एक ही कंट्रोल यूनिट और एक ही टेप होता है, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं है। हम कंट्रोल यूनिट को एक से ज़्यादा रख सकते हैं, और जो टेप है, जो सेल्स की क्वांटिटी है एक रॉ में, उसको भी हम एक से ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे हम मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन्स कह रहे होते हैं। मल्टी हेड भी बना सकते हैं एक से ज़्यादा, मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग उनमें से एक है, अल्टरनेटिंग ट्यूरिंग मशीन है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, अनएम्बिगुअस ट्यूरिंग मशीन्स हैं। दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स as well as the variant of the Turing machines. Hope you will understand everything about Turing machine की क्या है और किस तरह से वर्क करती है। अब हम आते हैं बुक की एग्जांपल में, क्योंकि हमने एक बेसिक एग्जांपल देख ली। अब बुक की एग्जांपल में ट्यूरिंग मशीन को किस तरह से बताया गया
कि उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द फाइनल टेप व्हेन द TM यानी ट्यूरिंग मशीन जो T है डिफाइंड बाय द 7-5 टपल्स, यानी ट्यूरिंग मशीन के 7-5 यानी 7 जो स्टेट हैं 5 टपल्स के बिहाफ पर वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो फाइनल टेप जो है यहाँ पर क्या होगा, जबकि जो स्टेट वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर बताई गई है। और अगर आप बेसिक डेफिनेशन के बिहाफ पर देखें तो 5 हमारे पास पैरामीटर्स थे, S X फिर S बार X बार और डायरेक्शन, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई भी थी कि एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 5 पैरामीटर्स थे, ठीक है। इन्हीं को एज अ ट्यूरिंग मशीन ट्रांजैक्शन रूल्स जिसमें मैंने कहा था वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो वही वैल्यूज़ बता रहा है जो भी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो अगर आप यहाँ देखो तो S0 एज अ इनपुट है और स्टेट है, और इस स्टेट पे 0 वैल्यू मौजूद है। तो 0 पे रहते हुए मैं S0 को S0 ही रख रहा हूँ, 0 को 0 ही कर रहा हूँ, यानी S बार और X बार, जबकि मूव कहाँ हो रहा हूँ, राइट साइड पे। और इसी तरह से फर्दर वैल्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद है। इज रन ऑन द टेप शोन इन A, जो A डायग्राम है उसमें मौजूद है। तो सोल्यूशन है द ट्रांजिशन ऑफ दिस TM आर शोन टू द राइट, द फाइनल टेप इज शोन इन G, ठीक है। अगर आप इस इनिशियल स्टेज को देखो तो A से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है इस इमेज में, और G पर इसका हमें फाइनल टेप वैल्यूज मिल रही है। अगर प्रीवियस एग्जांपल से आप इसे कंपेयर करें तो B वैल्यूज़ यहाँ पर ब्लैंक को रिप्रेजेंट करी यकीनी तौर पे, ठीक है। वहाँ पर हमने X लिया था क्योंकि अल्फ़ाबेट ABC में कन्वर्ट किया जा रहा था, वो मर्जी होती है। तो ये लेफ्ट साइड ब्लैंक इनफाइनाइट है, ये राइट साइड ब्लैंक इनफाइनाइट है, तो लेफ्ट राइट दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पर। अब यहाँ से इनिशियल स्टेट S0 का स्टार्ट हुआ और इनपुट वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है 0, तो 0 को 0 ही रहने दिया हमने, और मूव होकर हम कहाँ चले गए 1 पे। तो 1 पर भी हमारा S0 है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर S0 ही रखा था हमने X बार को, ठीक है। अब 1 मौजूद है तो इस 1 को 1 ही रहने दिया, और अब स्टेट की वैल्यू क्या चेंज हो गई है S1, और S1 पे आउटपुट क्या मिल रहा है 0, ठीक है। अब 0 से मैं चला गया 1 पर, तो 1 पर दोबारा वैल्यूज़ क्या मिल गई मुझे S0 की वैल्यू 1 है, यानी जिस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ मुझे दी गई है मैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये स्टेप्स जाते रहे। जब 1 भी मिल गया मुझे और 0 ऑलरेडी मिल चुका था, और उसके बाद फिर मैं दोबारा S2 में आ गया। अब S2 में आने के बाद G वाले आप स्टेट को अगर आप देखो तो इस 1 के बाद मैं दोबारा कहाँ पर चला गया 0 स्टेट पे, क्योंकि फोकस हमारा ये था कि हाँ हर स्टेट वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, 0 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे एक्सपेक्ट टू फर्स्ट वैल्यू, यानी इनिशियल स्टेज हमारे पास जो 0 मौजूद है, सेकंड जो मौजूद है 1, उसे हम 1 रहना देना चाह रहे हैं। उसके बाद जितनी भी स्टेट वैल्यूज़ है उस सबको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 0 में। तो बेस्ड ऑन दिस स्टेट वैल्यूज़ ऑफ द ट्यूरिंग मशीन हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद ये सीरीज ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गई जो हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने इस एग्जाम्पल को अपने नोटबुक में भी किया हो जो मैंने यहाँ पर बताया, तो आप इसे नोटबुक पे करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये अप्रोच समझ में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट वे से मैंने बताई है, यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम हमने सर्व किया। सो दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट सेशन पर रेस्ट ऑफ द टॉपिक को देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन से सेट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और फंक्शंस को किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एलन ट्यूरिंग को मज़ीद यूज़फुल मैनर पर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो विकीपीडिया इज़ वन ऑफ द पेज जिसमें एलन ट्यूरिंग, इनकी कंप्लीट नेम और इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करना चाहते तो हाईली सजेस्ट कि आप ये मूवी ज़रूर देखें, द इमिटेशन गेम, जिसमें एलन ट्यूरिंग की लाइफ को और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से ये रिसर्च किया, ये मशीन्स बनाई। ट्यूरिंग टेस्ट भी एक अलग अप्रोच है जो AI के अंदर इस्तेमाल होता है, बट रिमेंबर द ट्यूरिंग टेस्ट और ट्यूरिंग मशीन 2 अलग चीज़ें हैं, और इस मूवी के अंदर आप मज़ीद यूज़फुल मैनर पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।